गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गैसियस स्टेट का आगे क्लास करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले आपको बता दें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत बेसिक टॉपिक है, तो अच्छे समझिएगा, तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल खूब आएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गैसियस स्टेट में आपको बताए थे कि गैस जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रेडी होता है। तो यहां पर उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताया गया है कि गैस मॉलिक्यूल्स कितने डायरेक्शन में एनर्जी को बांटेगा। गैस मॉलिक्यूल अपने एनर्जी को कितने डायरेक्शंस में बांटता है, कितने डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट फॉर्म्स में। वही कहलाएगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स कितने डायरेक्शन में अपने एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में पहला हेडिंग आप लोग बना लो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में पहला हेडिंग बना लीजिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पार्टिकल का अगर हमने कंपोनेंट तोड़ा तो इस पार्टिकल का कंपोनेंट मान लो जैसे Vx है, Vy है, Vz है। मान लो कंपोनेंट को हमने ऐसे लिख लिया। तो सबसे पहले बात होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यही बताता है कि गैस मॉलिक्यूल अपने एनर्जी को कितने डायरेक्शन में बांट रहा है। तो जितने डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है उतने डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आपको बता दें कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन का हमने पढ़ा था हाफ एम VRMS का स्क्वायर। रोटेशन में हमने इसको पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VRMS का स्क्वायर। और यहां पर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ V लिखा जाए तो रूट अंडर Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर। स्क्वायर हटाकर रूट हटा दे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी V स्क्वायर इक्वल टू Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर। तो इसको अगर एनर्जी के फॉर्म में इस V को यहां पुट कर दे तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी जो होगा वह हाफ एम Vx स्क्वायर, हाफ एम Vy स्क्वायर, हाफ एम Vz स्क्वायर होगा। मतलब कि यहां पर हम गौर करेंगे तो हमें दिखेगा कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी को इस गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल का एनर्जी को तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब कि यहां तीन भाग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ x y z। तो यहां पर हमें याद रखना है कि ट्रांसलेटरी के केस में, किसके केस में? ट्रांसलेटरी के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा DOF, ट्रांसलेटरी के केस में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। मतलब याद कर लीजिए कि ट्रांसलेटरी के केस में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। इसमें मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये बेसिक टॉपिक था। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ ट्रांसलेटरी के लिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ट्रांसलेटरी का डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितना हुआ? 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अगला हेडिंग बना लीजिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगला हेडिंग बना लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल, या इसी को ऐसा बना लीजिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी को ऐसा बना लीजिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात यहां पे आप गौर करना कि जब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होगी तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम आप लोग को काइनेटिक एनर्जी जब बताए थे तो रोटेशन में,
तो हमने बताया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां हमने कहा था कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर स्पीड है, वो याद होगा। तो मान लीजिए कि जब ये आपको हमने बताया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस के लॉन्ग तोड़ा जाए तो हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर होगा। अब आई एक्स आई वाई और आई जेड इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी हम कैलकुलेट करते थे या लिखते थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस को पकड़ के उसके लॉन्ग लिखते थे, जैसे एक्स के लॉन्ग पकड़ के तो वाई जेड तीनों का लिखते थे, या वाई के लॉन्ग पकड़ के एक्स जेड का लिखते थे, या जेड के लॉन्ग पकड़ के एक्स वाई का लिखते थे। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी मोशन में भी 3 भाग में बटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी गैस मॉलिक्यूल का, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो यहां पर रोटेटरी मोशन में भी 3 पार्ट में जब ये बटेगा, तो रोटेटरी मोशन में भी 3 पार्ट में जब बटेगा, तो यहां पर इसका भी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेटरी मोशन का मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होगा। ट्रांसलेटरी मोशन का मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 है, और रोटेटरी मोशन का मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना है? 3 है। इसमें मेरे समझ से तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो हमने बोला कि गैस मॉलिक्यूल्स कितने डायरेक्शन में अपने एनर्जी को बांटेगा, यही कैलकुलेट कर लेना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो हमने बताया कि ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमने यहां बताया कि ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 हुआ मैक्सिमम, और रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैक्सिमम कितना हुआ? 3 हुआ। इसमें कोई दिक्कत? अब आपको केमिस्ट्री वाले सर जब गैसेस स्टेट पढ़ा रहे होंगे तो वहां केमिस्ट्री वाले सर ने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ाया होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहले आप अगला हेडिंग इसको नोट करने के बाद, इसको नोट कर लीजिए, और इसको नोट करने के बाद आप अगला हेडिंग बनाओगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको नोट करने के बाद आप अगला हेडिंग बनाइएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखिए पहले, लिखिए whenever gas molecules is heated, whenever gas molecules is heated, it begins to vibrate, it begins to vibrate, it begins to vibrate, then vibrate energy induced, then vibrate energy induced, then vibrate energy induced, then vibrate energy induced। फिर नीचे से पॉइंट बना के लिखिए कि वाइब्रेशनल एनर्जी वर्क्स एट द हाई टेम्परेचर, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले गौर करना, केमिस्ट्री वाले सर खूब बताते रहे होंगे, जैसे हम वो भी बता रहे, सुना ट्रांसलेटरी जो एक लाइन के लॉन्ग, रोटेटरी जो रोटेट करके जाएगा, और वाइब्रेटरी जैसे आपको साउंड वेव में भी सर पढ़ाए होंगे कि वाइब्रेट, जब कोई वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन के टर्म में जब जाएगा, तो सबसे पहले बात होता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी कब आएगा। तो दिमाग में सेट रखना है कि वाइब्रेशनल एनर्जी तभी आएगा जब टेम्परेचर क्या होगा? काफी हाई होगा। दिमाग में सेट कर लो कि वाइब्रेशनल एनर्जी कब आएगा? जब टेम्परेचर काफी हाई होगा। ठीक, एक पॉइंट यहां पर लिख लेना, या हम यहां पर लिख दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात कि एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर ओनली रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी, स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिएगा, एट रूम टेम्परेचर ओनली रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी डिग्री, रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी एनर्जी आर प्रेजेंट। मतलब कि आप दिमाग में सेट कर लो कि रूम टेम्परेचर पे हमेशा और हमेशा केवल और केवल रोटेशनल और ट्रांसलेटरी एनर्जी ही मौजूद रहता है।
रूम टेम्परेचर पे कभी वाइब्रेशनल एनर्जी मौजूद नहीं रहेगा। और वाइब्रेशनल एनर्जी क्या बात जब करेंगे तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक है, यहाँ पर टॉपिक है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक है। तो जब टॉपिक है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको चर्चा करने के पहले हमने बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी बता दिया कि जब गैस मॉलिक्यूल को काफी हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वहां जो एनर्जी आएगा वो वाइब्रेशनल एनर्जी होगा। और वहां हमने बता दिया कि रूम टेम्परेचर पे केवल और केवल रोटेशनल और ट्रांसलेटरी एनर्जी ही मौजूद रहता है, रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एनर्जी मौजूद नहीं रहता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का हम चर्चा करते हैं। अब अगला हेडिंग बनाइए, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस में बात करेगा तो मोनो एटॉमिक गैस की अगर बात करें तो वहां पर जैसे मॉलिक्यूल्स के लिए अगर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी को हम कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए अगर हम बात करेंगे तो मोनो एटॉमिक में आप सबसे पहले गौर कर लो, मान लो कि जैसे ये भी Vx है, Vy है, Vz है। तो मान लो कि जब एक Vx है, एक Vy है और एक Vz है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहां पर मान लो कि इसके ऑरिजिन मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल है और इसके ऑरिजिन को अगर हम सेंटर मान लें, तो जैसे इसके ऑरिजिन को हम सेंटर मान लेंगे तो सेंटर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होने का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेटरी में यहां जीरो हो जाएगा। यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेटरी में क्या हो जाएगा, जीरो। अब बात करेंगे क्या यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी की। तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी की जब हम बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी की जब बात करेंगे तो सबसे पहले गौर कर ले, एक एक्स के लॉन्ग है, एक वाई के लॉन्ग है, एक जेड के लॉन्ग है। तो ट्रांसलेटरी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए 3 हो गया। अब बात करते हैं क्या कि मोनो एटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपका यहाँ पर 3 हो गया, इसमें मेरे समझ से आपको डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आपको हम लिखवा देना चाहते हैं। पहले आप टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिख लीजिए, उसका एक पॉइंट बना के यहाँ पर लिखिए। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर एक पॉइंट बना के लिखिए कि while find रोटेटरी, पहले इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए, फिर लिखवा रहे हैं। इसको पॉइंट बना के लिखिए। अब लिखिए while find रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, while find रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, while find रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, center of mass taken at the origin, center of mass taken at the origin, center of mass taken at the origin and axis is aligned in such a way, axis is aligned in such a way that maximum number of molecules lies at the axis, that maximum number of molecules lies at the axis। मतलब यहां पर हम आपको क्या लिखवाए हैं कि हमेशा जब भी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का चर्चा करना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे लेंगे, हमेशा सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे लेंगे और मॉलिक्यूल को एक्सिस पर इस ढंग से रखेंगे। मतलब मॉलिक्यूल को एक्सिस पे इस ढंग से रखेंगे कि वहां पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल को उस एक्सिस पर रखेंगे, एक्सिस को इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे कि वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। मतलब सिंपल समझ लो,
कि यहां पर सिंपल जैसे रोटेशन में आप लोग को टर्क निकालना समझा रहे थे, तो हम क्या बोलते थे कि टर्क निकालने के लिए एक्सिस वहां एज्यूम करो जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ फोर्स हो, तो ऐसे यहां पर भी एक्सिस वहां एज्यूम करो जहां ज्यादा एक्सिस जहां एज्यूम करो वहां पर की ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। खैर उसको हटाओ, सिंपल बात यहां पर इतना तुम समझ लो, तुम्हारे काम का इसमें इतना ही बात है कि हमें यह दिमाग में रखना है कि ऑरिजिन पे हमेशा सेंटर ऑफ मास को लेना है, ठीक है। डायमेट्रिक में समझ में आ ही गया होगा, सॉरी मोनोमोटिक समझ में आ गया। और मोनो एटॉमिक गैस के बाद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो गया, और मोनो एटॉमिक गैस के बाद अब बात करते हैं डाया या डाई बोलो उसको, डाई एटॉमिक गैस। तो डाई एटॉमिक गैस की अगर बात करें तो डाई एटॉमिक गैस में मान लीजिए कि एक एक्स एक्सिस है, या उसको हटाइए, सबसे पहले हम एक डंबल बनाते हैं। मान लो कि डंबल शेप है, डायटोमिक मतलब दो, तो ये डंबल शेप का हमने बना लिया। अब बात क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करना है एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हम पहले बना लिए। अब मान लो बनाना है तो बना लेते वाई, और मान लो जेड, मान लो एक्स वाई और जेड, हम तीनों बना लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, तो उससे पहले हम यहां पर तुमको बता दें कि डाई का मतलब दो हुआ। तो यहां देखो ये डंबल जो रखा हुआ है वह डंबल एक्स के ऊपर रखा हुआ है। तो आपको हम पढ़ाए थे कि जिस एक्सिस के ऊपर पार्टिकल रखा होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अलोंग तो जीरो हो जाएगा, यानी यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स जीरो हो जाएगा। तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी होगा तो यहां y के अलोंग होगा और z के अलोंग होगा। तो जिसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा उसके अलोंग एनर्जी भी जीरो होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक रोटेटरी एनर्जी जो है वह x के अलोंग जीरो हो गया, वह एनर्जी केवल किसके अलोंग होगा, y और z के अलोंग। तो यहां एनर्जी कितने भाग में बटा, दो भाग में। तो यहां एनर्जी जब दो भाग में बटा तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेटरी का यहां पर क्या हो गया, दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां रोटेटरी का कितना हो गया, दो। ट्रांसलेटरी का भाई अभी भी कितना है, सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे मान लिए तो 1 2 3। ट्रांसलेटरी के लिए Vx Vy Vz। तो ट्रांसलेटरी के लिए अभी भी यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। रोटेटरी के लिए 2, ट्रांसलेटरी के लिए 3। तो टोटल यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई पूछेगा टोटल, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि अगर यहां टेंपरेचर को हाई कर दे, एट हाई टेंपरेचर, अब टेंपरेचर को जैसे ही यहां पर हाई कर देंगे तो आपको हमने पढ़ाया था, आप दिमाग में सेट रखोगे कि टेंपरेचर को जैसे ही हाई करते हैं, टेंपरेचर को जैसे ही बढ़ाएंगे तो एक हम लोग को वाइब्रेशनल एनर्जी भी आता है। तो यहां पर डाई एटॉमिक का केस है, तो डाई में 2 होगा तो 2 ठो वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो टोटल ऐसे 5 था और हाई टेंपरेचर कर देंगे तो 5 + 2 यानी कितना हो गया, 7। ये 2 आया किसके लिए, डाई एटॉमिक के लिए। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक का बात तो समझ में आ रहा है। यहां तक मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं हो, फिर से देख लो। मोनो एटॉमिक सिंगल, तो सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे मान लिए, तो यहां रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो रोटेटरी जीरो। तो इन ट्रांसलेटरी का यहां पर भी 3 होगा। डाई एटॉमिक में डंबल शेप रखे हैं क्योंकि 2 के लिए है, तो ये डंबल शेप रखे हैं तो एक्स के ऊपर रखा हुआ है, तो एक्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो वाई और जेड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो यहाँ एनर्जी भी वाई और जेड पे होगा, मतलब यहाँ एनर्जी 2 भाग में बटा। तो जब यहाँ एनर्जी 2 भाग में बटा तो यहाँ पर रोटेटरी के लिए 2 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ट्रांसलेटरी के लिए कितना हो जाएगा, 3। और टोटल यहाँ पर कितना होगा, 5। और हाई टेम्परेचर कर देंगे तो एक और एनर्जी आता है जिसको बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशनल, तो डाई एटॉमिक है तो 2 आएगा, तो 5 2 7, तो टोटल हो जाएगा 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट बना के लिख लो कि व्हेन टेम्परेचर, इधर लिखो कि व्हेन टेम्परेचर लेस देन 70 केल्विन, व्हेन टेम्परेचर लेस देन 70 केल्विन,
व्हेन टेम्परेचर लेस देन 70 केल्विन देन रोटेशनल एनर्जी कैन बी स्टॉप। मतलब अपने भाषा में लिख लो कि अगर टेम्परेचर 70 टेम्परेचर अगर 70 केल्विन से टेम्परेचर अगर 70 केल्विन से कम हो जाएगा, टेम्परेचर अगर 70 केल्विन से कम हो जाएगा तो रोटेशनल एनर्जी वहां पे स्टॉप हो जाएगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। इतना को आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, जो जो पॉइंट्स बोले हैं लिख लीजिए। अब अगला हेडिंग बनाइए पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक के लिए मान लो एक मॉलिक्यूल्स को ऐसे लिख लेते हैं। अब मान लो एक मॉलिक्यूल को हमने ऐसे लिख लिया। अब ऑरिजिन हम इसको ले लिए, बीच वाले को, सेंटर ऑफ मास यहां मान लिए। तो यहां पर अब सेंटर ऑफ मास ऐसे मान लिए, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। तो यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेटरी का एक यहां के लिए होगा, एक यहां के लिए होगा। तो यहां पर भी एनर्जी दो भाग में बटेगा, एक यहां एक यहां। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेटरी के लिए यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 लिनियर होगा ही सब में, तो 3 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? इसी को थोड़ा अगर ढंग से लिखें, यहां तक तो हो गया। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं है। अब इसी को अगर बनाया जाए तो सेंटर हम क्या बोले हैं कि सेंटर ऑफ मास तो बीचों बीच यहां पर होगा। तो यहां पे अगर ओरिजिन मान लिए तो x y z। अब बता, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, लेकिन यहां भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहां भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहां भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इस वक्त अगर गौर करो, इस टाइप से अगर तीनों जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ तो यहां पर रोटेटरी मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होगा, और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। मतलब यहां पे आप गौर से देख लो, यहां अरेंजमेंट भी मैटर करता है। यही अरेंजमेंट ऐसे था तो यहां पर रोटेटरी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था, और यही अरेंजमेंट ऐसे था तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। मतलब वही जो थोड़ा देर पहले एक लैंग्वेज लिखवाए थे कि आपको थोड़ा सा डाउट टाइप का था कि व्हाइल फाइंड रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, सेंटर ऑफ मास टेकन एट द ओरिजिन एंड एक्सिस इज अलाइन इन सच ए वे दैट मॉलिक्यूल्स लाइज एट द एक्सिस। मतलब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखवाया था, वहां बताया था कि मॉलिक्यूल एक्सिस पे लाई करना चाहिए मैक्सिमम। तो यहां पर देखो, वहां एक बात यहां समझना ये था, जो हमें स्टेटमेंट लिखवाया तो वहां समझना ये था कि हमें इसके मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट पर भी डिपेंड कर देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है। एक ही मॉलिक्यूल है, इसका अरेंजमेंट जब ऐसे है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ और है। इसी मॉलिक्यूल का जब अरेंजमेंट ऐसे किए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ और हो गया। मतलब कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने के लिए मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस जगह आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम समाप्त हो गया। फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए अगला हेडिंग बनाते हैं, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी। अभी हमने तुरंत पढ़ा है डिग्री ऑफ फ्रीडम में कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने एनर्जी को कितने डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितने डायरेक्शन में बांटता है, इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो इसी बात में थोड़ा सुधार करके आगे चल के मैक्सवेल साहब ने बताया, एक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी दिया। तो मैक्सवेल साहब ने अपने लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी में कहा कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह अपने प्रत्येक डायरेक्शन में एनर्जी, यानी यूं कहें कि काइनेटिक एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये स्टेटमेंट उनका एकदम सही भी था। उन्होंने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रत्येक डायरेक्शन में अपने एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी को बोला गया इक्विलिब्रियम। नाम से भी स्पष्ट होगा, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वली एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक डायरेक्शन में, वही कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम एनर्जी। ठीक है, ये एक तरह का इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप यहां पे लिख लो
हेडिंग बना के कि लॉ ऑफ इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, तो लिखो कि टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वली distributed equally distributed along all of its degree, equally distributed along all of its degree, equally distributed along all of its degree of freedom। समझ में आ गया कि अपने पूरे डिग्री ऑफ फ्रीडम में काइनेटिक एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वही कहलाता है इक्विप्रेशन एनर्जी। ठीक, अगला पॉइंट में लिखो, अगला पॉइंट में लिखो कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। मतलब प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम का अपना जो एनर्जी होता है वह 1/2 kT होता है। ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये हमेशा 1/2 kT होता है। ये आपको बताया है मैक्सवेल साहब ने, मैक्सवेल के आपको लॉ में हम पढ़ाए भी थे वहां पे, ½ kT, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां आपको पहले हम बता चुके के को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन होता है। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां T को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T को यहां बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां एक पॉइंट हम आपको जब समझाना चाहेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि वह टेम्परेचर जहां पार्टिकल का मोशन जीरो हो जाएगा, वह टेम्परेचर जहां पार्टिकल का मोशन जीरो हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां तक का बात जब आपको समझ में आ रहा है कि T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यहां तक जब बता दिया गया, एक बात और आपको नॉलेज का बता दे कि जब मैक्सवेल साहब ने इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन किया था तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि दिस वाज डिफाइंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब यह कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम पे ही सुटेबल होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पे ही एप्लीकेबल होगा। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही ये एनर्जी, ये 1/2 kT एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ये बात भी आप ध्यान में रखें। तो नीचे ये पॉइंट के बाद एक पॉइंट इस जगह और बनाइए और इस जगह बना करके लिखिए कि दिस वाज डिफाइंड एट, हम लिख ही देते हैं कि दिस वाज डिफाइंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस वाज डिफाइंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक का तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या यहां पे